हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैंने संकल्प की शुरुआत की है। जो संकल्प मैंने लिया था कि मैं 90 दिन लगातार आपको यूपी पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को सिलेक्ट किया है। ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर करने की तो कोई बात ही नहीं आती है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई वन लाइनर क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं आते हैं जैसे आप रटने की कोशिश करते हैं या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर दिए होते हैं, फिर आप उनके पीछे ट्रिक्स बनाते हैं। इस तरीके का एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनका श्योर शार्ट सिलेक्शन होता है प्री में, वो फैक्ट्स पे बहुत डीप एनालिसिस करके चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पर एक ट्रायल दिखाया है, पहला लेक्चर है, इसलिए हमने ये दिखाया कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ताकि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं जो पूछे जाते हैं, और एक रियल एनालिसिस हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो कि अगर आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया है तो यहाँ वहाँ पर एक या दो या तीन क्वेश्चन पक्के हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से लगभग 3 क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में आना तय समझिए आप। तो हमने मार्च की कुछ घटनाक्रम निकाली हैं, उनको बता रहे हैं। कम से कम इस पे 5 लेक्चर हम डालेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे ये भी मैं बताऊंगा, और उसको भी डिटेल में देखते हैं। जैसे 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। ये दिवस जो था बेसिकली महिलाओं और लड़कियों द्वारा जो भेदभाव होता है लड़कियों के साथ, असमानता की चुनौती फेस करते हैं, तो इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था, सशक्तिकरण था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने था। इसकी जो थीम थी वो थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। इसकी जो थीम थी वो थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ये इंपॉर्टेंट है। इसको ये एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कब मनाया गया था? 1 मार्च को मनाया गया था। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो इस तरीके से पूछ सकती है कि शून्य भेदभाव दिवस से संबंधित निम्न फैक्ट्स हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है, 5 मार्च को मनाया जाता है। इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन में भी डाल सकती है। इसमें कोई बड़ा शक वाली बात नहीं है, वो कन्फ्यूजन में भी डाल सकती है। 2014 में पहली बार मनाया गया था। इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ कर देखा गया। तो संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना महत्वपूर्ण है। तो ये 1 मार्च से संबंधित हो गया। अब बात करते हैं 2 मार्च की। 2 मार्च को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की करंट अफेयर चर्चित में रही थी। आल्दो 28 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 28 फरवरी को आयोजन किया गया था। इसमें नेटफ्लिक्स के 42 शो शामिल हुए थे, जिसमें 22 शो को अवार्ड भी दिया गया। और नेटफ्लिक्स की जो फिल्म मंक और द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 था, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। मंक और द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड के लिए पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया, और जो डायरेक्टर का अवार्ड था वो नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर को ही दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए पुरस्कार स्वर्गीय अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन को दिया गया। तो अब वहाँ एग्जाम में अगर अचानक से गोल्डन ग्लोब आ जाता, आप इसके थ्रू होकर नहीं गए, तो इसमें कौन सा आप तुक्का लगा सकते हैं या कौन सा गेस लगा सकते हैं? इट्स नॉट इजी। और नेटफ्लिक्स के शो द क्राउन, पॉप टीवी के शिट्स क्रीक और पिक्सर के सोल ने अपने नाम 2-2 अवार्ड्स किए। तो 2 मार्च से ये हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स हैं तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आएंगे। आगे देखते हैं 3 मार्च की करंट अफेयर्स में। पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से यूपीएससी इस पर प्रश्न जरूर बनाएगा। नए समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर पाकिस्तान को लाभ हुआ है पिछली बार की तुलना में। $316 मिलियन कम भुगतान करना पड़ेगा, और ये दुनिया में सबसे कम कीमत वाली सार्वजनिक गैस का अनुबंध है। दुनिया में सबसे कम कीमत वाली सार्वजनिक गैस का अनुबंध है। $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। 2015 के पिछले PMLN समझौते की तुलना में इस समझौते पर लगभग 31% कम दर पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 31%। कौन से 2 देश हैं? पाकिस्तान के साथ कतर का समझौता हुआ है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और कितने $मिलियन या $बिलियन? $3 बिलियन, और अगर मिलियन हो तो 300 या 316 संभवतः। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो 10 साल का समझौता था वो पहले कितने दर पर था, कितने दर का फ़ायदा हुआ। इस तरीके से कई पॉइंट्स डालकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो भी शायद नहीं रह गया है, जिस तरीके का पेपर आने लगा है
यूपीएससी आपको एक खबर से उसका स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लेता है, करंट भी पूछ लेता है, और आपको डाउटफुल डालने के लिए उसका कोई एक ऐसा पार्ट जो आप अवॉइड कर रहे हैं वो भी डाल देता है। इस तरीके से आईएएस का पेपर कठिन हो जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ पढ़िए इनटू द डेप्थ एनालिसिस के साथ, और उसको इस तरीके से पढ़िए कि ये रोचक है, इसको मुझे जानना है। एग्जाम में आना ना आना तो द्वितीयक बात होती है, हमें जानना है, हमारे अंदर ईगरनेस होनी चाहिए। तो 3 मार्च ये हो गया। 4 मार्च की अगर बात करें तो 4 मार्च में अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस बड़ा चर्चा में रहा। इसकी बहुत लोगों ने ट्वीट कर करके बुराई की कि फ्रीडम हाउस को कुछ नहीं पता है, भारत देश हमारा बहुत फ्री है। फ्रीडम हाउस ने भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया और ये कहा कि भारत वैश्विक लोकतांत्रिक नेता की अपनी छपना को या छाप को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र नहीं है, लोगों को धर्म बदलने की आज़ादी नहीं है। इस तरीके के वक्तव्य दिए, तर्क दिए फ्रीडम हाउस ने। अब फ्रीडम हाउस अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन है, तो वो पूछ देगा फ्रीडम हाउस से संबंधित निम्न में से निम्न कथन को आप शामिल करिए। पहले बोलेगा नंबर 1 में गैर सरकारी संगठन है या सरकारी संगठन है, यहाँ पे आपको चूज करना होगा स्टेटमेंट करेक्ट में। नंबर 2 में इस रिपोर्ट की शीर्षक का नाम था फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, यहाँ अंडर सीज की जगह कुछ और लगा देगा, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरी बात, भारत को 100 में से 67 का स्कोर दिया गया और भारत स्वतंत्र रूप के दर्जे में शामिल हुआ है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आंशिक रूप से स्वतंत्र के दर्जे में आया है। तो इस तरीके से वो आपको पूरी सारी चीज़ें पूछ लेगा ये फ्रीडम हाउस से रिलेटेड, और क्वेश्चन सिर्फ एक फ्रेम करेगा। ये यूपीएससी की स्ट्रेटेजी होती है। अगर यूपीपीसीएस पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि भारत को जो दर्जा दिया गया है वो क्या दिया गया और पिछली बार क्या था और इस बार कितने मार्क्स आए, इस तरीके से पूछ सकता है। तो यही चीज़ें हैं। 2018, 19 और 20 के लिए फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को स्वतंत्र रूप दर्जा मिला, 2021 में आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा मिला। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का स्कोर 100 में 67 था। विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट को, ये जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, इसको 1973 में फ्रीडम हाउस द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये अपने आप में 110% ये क्वेश्चन आउट है, या तो यूपीएससी में या तो यूपीपीसीएस में या दोनों में, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। 4 मार्च को चाबहार दिवस, चाबहार दिवस बहुत फेमस रहा है। चाबहार जो है बंदरगाह है, ये आपके मन में सेट होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। चाबहार जो है वो बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। ये बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इस बंदरगाह में 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं जिनका नाम शहीद बहेश्ती, शहीद कलंतरी। अब यहीं पे देखिएगा शहीद बहेश्ती, अब यहीं पे वो बोल देगा इसमें 3 अलग अलग बंदरगाह हैं। अगर यूपीएससी देता है तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वही रख सकता है। 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है? 2 मार्च से 4 मार्च तक चलने वाले मेरीटाइम इंडिया के साथ मनाया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में किसने किसने भाग लिया? अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भागीदारी की। अब इसका भारत के लिए महत्व ये है कि 2003 में शहीद बहेश्ती एक वाले इसकी बात करेगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन में करना है, शाहिद कलंतरी लिख दिया। आप ये सोचें कि वो तो हमेशा अच्छा ही लिखता है, सही ही लिखता है, ऐसा नहीं है। वो आपकी नॉलेज चेक करता है। 60% केसेज में सही निकल जाता है, 40% में गलत निकल जाता है, या 40% में सही निकल जाता है 60% में। तो वो ऐसी सोच नहीं रखता कि हमें सही ही लिखना है। पेपर कभी आपको फैक्ट्स ही नहीं देता है, फिर पेपर किस बात का हुआ? तो शहीद बहेश्ती बंदरगाह को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन ईरान के खिलाफ कई प्रतिबंधों के कारण इस योजना को सफलता नहीं मिली। दोनों देशों ने मई 2016 में फिर से एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत शहीद बहेश्ती बंदरगाह पर एक बर्थ को फिर से शुरू करेगा, उस पर एक 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का पुनर्निर्माण करेगा। इसके पीछे रीजन जान लीजिए। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत अपने व्यापारिक मसलों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अफगानिस्तान से भी व्यापारिक साझेदारी हो सके, इसलिए उसने चाबहार दिवस मनाया। इससे ईरान भी खुश हुआ, आपसी संबंध व्यापारिक और गहरे हों और अच्छे से बने रहें, इस तरीके के दिवस मनाए जाते हैं। तो इतना जान लीजिए, ईरान से अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने और रोचक बनाने हेतु और व्यापारिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चाबहार दिवस का उद्घाटन या चाबहार दिवस मनाया गया। इस तरीके के मेंस में अगर आएँ तो 4-6 लाइनें आप अपने मानसिक कौशल की क्षमता को दिखाते हुए लिख सकते हैं। इवन आपने नहीं पढ़ रखा है लेकिन उसका ध्येय समझ में आ जाता है अगर वो कोई चीज़ पढ़ते हैं। और इसके बाद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रिक्स क्या है, एफएटीएफ क्या है। तो हम ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। इस समूह में ब्राज़ील,
बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सदस्य क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? रूस द्वारा। कब? 17 नवंबर 2020 को। ब्रिक्स का संयुक्त क्षेत्र 39,746,220 वर्ग किलोमीटर है और इन देशों की कुल आबादी लगभग 3.21 बिलियन है। ये दुनिया की भूमि की सतह का लगभग 26% और विश्व की आबादी का 41% हिस्सा है। ब्रिक्स के सभी सदस्य G20 के सदस्य भी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ब्रिक्स के सभी सदस्य G20 के सदस्य भी हैं। G20 के सभी सदस्य क्या ब्रिक्स के सदस्य होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि G20 में तो बहुत सारे सदस्य हैं, तो ब्रिक्स में तो गिने चुने सदस्य हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिक्स शब्द 2001 में जिम ओ नील द्वारा गढ़ा गया था, जो गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के तत्कालीन अध्यक्ष थे, लेकिन यह शब्द वास्तव में रूपा पुरुषोत्तम द्वारा गढ़ा गया था। इस समूह की पहली बैठक जून 2009 में येकातेरिनबर्ग में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रिक्स से संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट देता है तो ये स्टेटमेंट मैटर कर जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो थोड़ी नॉर्मल और फॉर्मल लग रही हैं जो हमसे होकर गुजरी हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन के सही और गलत होने की संभावना इस क्वेश्चन पर टिक जाएगी। इसलिए किसी भी टॉपिक को जो आपको बहुत फेमिलियर लगता है उसके भी डीप में जाकर उसकी साइड वाइज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी समझकर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट मानिए, तब जाकर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत कंसोलिडेटेड लेवल पर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत चर्चा में रहा है ये ग्लोबल एंटी टेररिस्ट, एक तरीके का आप वॉचडॉग समझिए इसको। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए गठित किया गया था। 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया। बहुत चर्चा में खबर रही, बड़ा मजाक उड़ा पाकिस्तान का। FATF ने कहा कि पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर काम करना था, जिसमें 3 बिंदुओं पर बहुत ही कमज़ोर पाई गई है, और जो 3 बिंदुओं पर काम नहीं किया है उन पर काम करने की आवश्यकता है। यही क्वेश्चन UPSC इन्हीं 3 बिंदुओं को शामिल कर देगा, 4 बिंदु दे देगा। वो कौन से 3 बिंदु हैं जिन पर FATF ने कहा है कि पाकिस्तान को काम करने की आवश्यकता है, या वो कौन सा बिंदु नहीं है जिस पर FATF ने कहा है कि काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है, या 4 स्टेटमेंट दे देगा, कौन से 3 स्टेटमेंट हैं जिसको FATF ने कहा है कि पाकिस्तान को काम करने की आवश्यकता है। तो ये तीनों बिंदु हम समझ लेते हैं। इसे नामित व्यक्तियों या संस्थाओं की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित करते हुए आतंकी फंडिंग की जाँच यहाँ की होगा, और अभियोगों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि आतंकी फंडिंग के मुकदमों के परिणामस्वरूप प्रभावी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 और 1373 में नामित आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो आतंकवादी संगठन को पैसा दिया जाता है उनके ना तो नाम सही से उजागर किए, उन पर मुकदमा जो भी दर्ज हुए उनको गिरफ्तारी वगैरह सब में पारदर्शिता नहीं दिखाई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनका बचाव कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे उनसे पलते पुसते वो जो है उन्हीं पर हावी होने की परिस्थितियों में पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है कि वो इस परिस्थिति से निकले तो कैसे निकले, क्योंकि आधे लोग उसमें आतंकवादी हैं सरकार में, और आधे लोग थोड़े बहुत ठीक ठाक सिचुएशन पे वो विरोध करेंगे, उनकी भी जान पे खतरा है। तो जो आतंकवादी पालता है वो घर में भी सुरक्षित नहीं होता। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमने नज़र डाली है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसी का पार्ट 2 बनाएं और डिटेल में आपको चीज़ें बताएं, और कुछ क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप विजन IAS ज्वाइन करिए, दृष्टि IAS ज्वाइन करिए, GS वर्ल्ड ज्वाइन करिए, इस समय करंट में बाजीराव एंड रवि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। जो भी टेस्ट सीरीज IAS की तैयारी, PCS की तैयारी के लिए फेमस हैं, कुछ भी ज्वाइन करिए। उनके क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी या तो IAS मेंस क्वालिफायर, इंटरव्यू के बाद ड्रॉप आउट, ऐसे ही लोग होते हैं। बहुत सारे जो एजिड टीचर हो गए वो इन सब फंक्शनैलिटी में आ नहीं पाते हैं। तो कोई भी जान नहीं सकता है कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप भी अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करिए और कोशिश करिए कि आपका पेपर अच्छा हो और आपकी रिसर्च अच्छी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।